हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा 12th क्लास की यूनिट चली हुई है केमिकल काइनेटिक, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। भाई कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट है। इतना तो आप लोग जान ही चुके हो कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ जितना डिक्रीज होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। या फिर टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हो रही है वहां भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर बेस एक लॉ आया था, जिस लॉ का नाम क्या था, मास लॉ। मास लॉ वैसे एक थ्योरेटिकल लॉ था। मास लॉ क्या बोलता है, अगर हम ए मोल ए के लें और बी मोल किसके लें, बी के, कोई प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, पी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कंसंट्रेशन के और बी की कंसंट्रेशन के। और जो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वहां कहाँ राइज कर जाएंगे, पावर में राइज कर जाएंगे। ये इसकी डेफिनेशन थी। मास लॉ की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मास की कंसंट्रेशन के, किसके, एक्टिव मास की कंसंट्रेशन के। अब एक्टिव मास आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेज हो सकता है। गैसेज के लिए हम एक्टिव मास प्रेशर को मानते हैं, लिक्विड के लिए हम जो एक्टिव मास है वो कंसंट्रेशन को मानते हैं। और जो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो किसमें राइज हो जाएंगे, पावर में। और इस लॉ का नाम क्या था, मास लॉ। लेकिन ये एक थ्योरी थी, ये थ्योरेटिकल लॉ था। इस लॉ ने लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कंसेप्ट नहीं दिया। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, जरूरी तो नहीं है कि हम 10 मोल ए के लें और 10 ही मोल किसके लें, बी के रिएक्शन में सभी के सभी मोल ए के भी और बी के भी एक ही टाइम पर कंज्यूम हो जाए। ऐसा भी तो चांसेस हो सकता है कि ए के कम मोल यूज हो, बी के सभी मोल यूज हो जाए, या फिर ए के सभी यूज हो जाए और बी के कम मोल यूज हो। कहने का मतलब है एक हमारा रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले भी क्या हो सकता है, कंज्यूम हो सकता है। उसके बारे में मास लॉ ने नहीं बताया। मास लॉ ने तो ये कहा कि भाई जो हमारा ए, मतलब जितने मोल हम ए के ले रहे हैं उतने जितने मोल बी के ले रहे हैं, सारे की सारी ए और बी एक टाइम के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बी में। उसी टाइम पे ए कंज्यूम होगी, उसी टाइम पे बी भी क्या होगी, कंज्यूम होगी। जहां पर ये लॉ क्या कर दिया गया था, निगलेक्ट कर दिया गया था। और फिर नया लॉ आया था, उस लॉ का नाम क्या था, रेट लॉ। रेट लॉ हमारा क्या था, एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ये भी यही बोलता है भाई अगर हम ए मोल ए के लें, बी मोल किसके लें, बी के, और कोई भी प्रोडक्ट हमारा पी बन जाए। लेकिन ये बोला जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन के और बी की कंसंट्रेशन के। और प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाकर अपनी तरफ से एक कांस्टेंट जिसको रिएक्शन कांस्टेंट, और जो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो भी किसमें होंगे, पावर में राइज होंगे। लेकिन उसका नाम उसने क्या रखा, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, या आप कुछ भी एक्स वाई जेड आप मान सकते हो। अल्फा और बीटा पर यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, जो एक्चुअल अमाउंट है, अमाउंट इसकी ए की एंड बी की जो रिएक्शन के अंदर क्या हुई है, कंज्यूम हुई है। ये नहीं कहता कि एक ही समय में ए भी सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा और बी भी। ये बोल रहा है जरूरी नहीं है, क्या पता ऐसा हो सके भाई ए है वो अल्फा के बराबर हो, और क्या पता ए अल्फा के बराबर ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि बीटा बी के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कहने का मतलब इसने किसका कंसेप्ट बताया था हमें, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो हमारा रेट लॉ है इसके अंदर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इनके सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो ए और बी हमने ली है इसको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी। तो हमारे लिए दो नए टर्म है, पहला क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन तो क्या बनेगी भाई, हमने ए मोल किसके लिए, ए के, और बी मोल हमने किसके लिए, बी के। कोई प्रोडक्ट क्या बन गया, पी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए की कंसेंट्रेशन के और बी की कंसेंट्रेशन के, और जो इसके स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसमें राइज हो जाएंगे, पावर में, और इन दोनों के सम को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ला के जो स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनके सम को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। और जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। कैसा है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, और कितना भी कम ज्यादा हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये पहला तो ये एक्सपेरिमेंटल है, दूसरा क्या है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव नहीं होगा। अगर हमें कोई कंप्लीट रिएक्शन गिवन है ना, तो उस रिएक्शन के अंदर कोई एक पार्ट का ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और ये साथ में किस में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। और ये क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। और दूसरी टर्म हमारी क्या है, मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। भाई किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये कभी भी नहीं तो फ्रैक्शन में आएगी, नहीं नेगेटिव होगी, और ना ही क्या होगी, कभी भी जीरो होगी। और मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है मोलिकुलैरिटी की, 3 तक, क्योंकि जो रिएक्शन का रेट है भाई, रिएक्शन होगी तो डिपेंड करता है इफेक्टिव कोलिजन के ऊपर, 2 मॉलिक्यूल्स का या 3 मॉलिक्यूल्स का। अगर इससे ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एट ए टाइम पर क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो उनके अंदर जो कोलिजन है इफेक्टिव नहीं होगा। जो आगे कोलिजन थ्योरी आएगी उसके अंदर हम इसका डिस्कशन भी करेंगे। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी में डिफरेंस। मोलिकुलैरिटी क्या है, हमारी थ्योरेटिकल है, ऑर्डर हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। मोलिकुलैरिटी क्या हो सकती है, सिर्फ पॉजिटिव रह सकती है और मैक्सिमम 3 हो सकती है। जो ऑर्डर है हमारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम भी कितना भी हो सकता है, और दूसरा ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव या किस में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, एक्सपेरिमेंटल है। और देखिए वैसे अगर हम आपको जनरल एग्जांपल बताने की कोशिश करें, मान लो कोई भी कक्षा है, हमारी क्लास है, उसके अंदर 40 स्टूडेंट है, उसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कितने बच्चे 80% लेंगे। उनमें से मानकर चलो 20 बच्चों ने 80% लिया 40 में से, तो जो ये 20 है, देखो एक क्लास पे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जितने टोटल बच्चे हैं वो तो क्या है, मोलिकुलैरिटी। और जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद सिर्फ 20 ही बच्चे क्या ले पाए हैं, मेरिट ले पाए हैं, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ क्लास, या हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन। ये जनरल डेफिनेशन है हमारी किसकी, ऑर्डर की एंड मोलिकुलैरिटी की। और मोलिकुलैरिटी के बेस पे रेट लॉ के बेस पे हमारी रिएक्शन है, रेट लॉ के बेस पे जो रिएक्शंस हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सिंपल रिएक्शन, दूसरी हमारी कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन, इनको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो सिर्फ किसमें, सिंगल स्टेप में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और जो मल्टीपल स्टेप में, जो एक से ज्यादा स्टेप में होंगी, उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट है वो कौन डिसाइड करेगा, जो उसका स्लो स्टेप होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। भाई सारी की सारी रिएक्शन का रेट है किस पे डिपेंड करेगा, उन लास्ट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद सिंपल रिएक्शन का हम ऑर्डर भी और इसकी मोलिकुलैरिटी भी दोनों क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हम डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं, अगर कोई सिंपल रिएक्शन है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी मोलिकुलैरिटी होगी, मोलिकुलैरिटी क्या होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को का हम मोलिकुलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते,
कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिफाइन। और जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसका हम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ एक ही कंडीशन पर, कब, जब इसको हम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर, किसके अंदर, नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर क्या कर दें, डिवाइड कर दें किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, उस दौरान हम उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस आप लोग समझे होंगे ना। ऑर्डर हमारा एक्सपेरिमेंटल है, मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल है। मोलिकुलरिटी पॉजिटिव रहेगी, ऑर्डर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन में सभी में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। उस रिएक्शन का कुछ पार्ट का ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जो मोलिकुलरिटी है वो सिर्फ सिंपल रिएक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर को हम सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कब डिफाइन कर पाएंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक था किसका, मोलिकुलरिटी का। और रेट लॉ में जो हमारा K था वो क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के साथ क्या करता है, ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, टेम्परेचर के साथ ये वेरी करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो ये घटेगा, बाकी ये अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर इन तरीके से हम रिएक्शन के रेट को, ऑर्डर को तो लिखना सीख गए। जैसे हम कोई जर्नल रिएक्शन लिख लेते हैं फिर उसका ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे H2 प्लस O2 गिव H2O, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 तो यहाँ 2, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हम ऐसे लिखेंगे, एक्टिव मास कौन सा है H2 और दूसरा कौन सा है O2, इसका कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट 2, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 3। तो 3 हमारी रिएक्शन का क्या है, ऑर्डर है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक तो H2 है, दूसरा क्या है O2, ये कितने हैं 2, ये 3, तो 3 ही इसकी क्या हो जाएगी, मोलिकुलरिटी। भाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन अब की बार आया था इस पे H2O2 पे ही। इसको 3 स्टेपों में लिख रखा था, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। भाई पहले स्टेप का ऑर्डर क्या होगा, दूसरे स्टेप का ऑर्डर क्या होगा, पहले स्टेप की मोलिकुलरिटी क्या होगी, दूसरे स्टेप की मोलिकुलरिटी होगी क्या होगी। और जो हरियाणा बोर्ड है उसमें क्वेश्चन आता है ऑर्डर में और हमारा मोलिकुलरिटी में डिफरेंस क्या है। ये कॉमन क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड का, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के अंदर डिफरेंस को क्रिएट करके बताइए। लेकिन इन सभी प्रकार के टर्म से या फिर वो एक्सपेरिमेंटल मेथड हमने देखे हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करने के लिए इससे पहले वाली क्लास में, तो उन तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहां पर डिफिकल्टी आएगी, डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर एक नई इक्वेशन बनी थी जिस इक्वेशन का यूज कर हम रिएक्शन के रेट को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वहां पर हमारी दोनों ही डेफिनेशंस का यूज किया गया था। जैसे एनसीईआरटी में आर लेके कर रखा है तो हम आर लेके चलेंगे। अगर देखो मान लो मैं एन मोल लिख लूं आर के और कोई प्रोडक्ट पी बने, अब एक ला तो बोलता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होगा, और दूसरा ला क्या बोलता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा किसके, एक्टिव मास आर की कंसंट्रेशन पे, और इसका स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां चला जाएगा, पावर में। दोनों डेफिनेशन से हमने उठाया है यहाँ पर क्या सोल्व करने के लिए, इंटीग्रेटेड रेट। रेट मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, कंसंट्रेशन में क्या वेरिएशन आ रही है उन सबको कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेटेड रेट का यूज करेंगे हम। और उसका यूज कर हम डिफरेंट टाइप की क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और फिर उनके ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर हमारी रिएक्शन का ऑर्डर है जीरो ऑर्डर, तो एक डेफिनेशन तो यह बनती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन है जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। क्या, जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर जो डिपेंड नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और उन जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट को कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूले का प्रयोग कर। अब देखिए कैसे कर रहे हैं हम। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या था,
डी आर बाई डी टी इसके इक्वल था के आर की पावर एन, एन ऑर्डर है। अगर मान के चलो हमारी रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की तो एन की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी आर बाई डी टी। आर यहाँ कंसंट्रेशन है, टी यहाँ पर क्या है, टाइम है, के, एन की वैल्यू जीरो। अब देखो किसी नंबर की वैल्यू अगर किसी नंबर की पावर अगर जीरो तो वन के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर के बन गया, डी टू को हम इस साइड ले जाएंगे, एक इसके बराबर हो गया माइनस डी आर। अब नीचे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों साइड, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की या मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन से डेरिवेशन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर के बाहर चला जाएगा, डी टी का टी बनेगा और अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट क्या रख लेंगे, सी। जब देखिए टाइम क्या था, जीरो था, तो उस दौरान आर किसके बराबर था, आर नोट के। आर हमारा क्या है, बची हुई कंसंट्रेशन है किसी टाइम के ऊपर, लास्ट कंसंट्रेशन, और जो बची हुई जो रिमेनिंग है, और आर नोट क्या है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, वन, और इक्वेशन वन के अंदर डाटा पुट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आर के प्लेस पे आर नोट, के टी के प्लेस पे जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, माइनस का आर नोट। अब इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का प्रयोग कर कर हम डाटा को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, माइनस का आर नोट, यहाँ के डी टी ऐसे कैसे, प्लस सी, सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, माइनस का आर नोट, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का आर नोट हम इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस का हो गया, माइनस आर ऐसे ही था यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा, के डी टी। तो के की वैल्यू क्या आएगी, आर नोट माइनस आर बाई टी। ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट फॉर कौन सी ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। टी टाइम है, आर रेट कांस्टेंट, सॉरी के रेट कांस्टेंट है, आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है, और आर हमारी क्या है, लास्ट रिमेनिंग कंसंट्रेशन या फिर हमारी बची हुई कंसंट्रेशन। मान के चलो हम 40% कोई रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो उस कितने परसेंट बच गई, वो 60% बच गई ना, वो हमारा क्या है, आर है। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट हो गया कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। और जो आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है वो एपी सीरीज को फॉलो करती है, जो आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ी थी। यहाँ पर इस प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। भी एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है वो 20% कंप्लीट हुई है 10 मिनट में, तो वो 40% कितने मिनट में कंप्लीट होगी, तो यहाँ इसका डबल कर दो 20 में। अगर वो पूछ ले हमसे 60% कितनी होगी, तो वो 30 मिनट में। तो ये एपी सीरीज को क्या करती है, फॉलो करती है, कौन सी, हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब इसका हम निकालते हैं हाफ लाइफ। क्या निकालते हैं, हाफ लाइफ। जब हमारी रिएक्शन आधा कंप्लीट हो गई है, टाइम आधा नहीं, रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई है, उस दौरान हम क्या निकालेंगे, वहां पर टाइम की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, जिसको हम किससे लिखेंगे, टी हाफ से, या टी 50% लिख सकते हैं इसको। और जब हमारी फाइनल बची हुई कंसंट्रेशन किसके इक्वल रह जाएगी, इनिशियल का हाफ के, तो उस दौरान जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट का फॉर्मूला है वो क्या है, आर नोट माइनस आर, यहाँ पर क्या आया हमारा, टी। अब ये वैल्यू पुट करो वहां पर, के ऐसे कैसे, आर नोट माइनस आर नोट बाय 2, टी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, टी हाफ। टी हाफ लिखने के बाद देखो फुल में से क्या घटेगा, हाफ, तो हाफ बचेगा ना। वैसे आप लोग यहाँ एलसीएम ले सकते हो, 2 एलसीएम हो गया, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 आर नोट माइनस आर नोट, तो हमारा क्या बचा, आर नोट बाय 2, और टी हाफ हम कहाँ लिख देंगे, नीचे। ये हमारा फॉर्मूला बन गया हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ और कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। यहाँ पर से हमसे एग्जामिनर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ हमसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ग्राफ एक तो होते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x,
तो उसका ग्राफ हमारा ऐसे बनता है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा ऐसे, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। एक बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इंटरसेप्ट है तो इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप भी पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा हो सकता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव, थोड़ा नीचे से लेंगे, स्लोप पॉजिटिव। और एक ऐसा ग्राफ बन सकता है माइनस एम एक्स प्लस सी, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। और एक कांस्टेंट का ग्राफ बन सकता है हमारा ऐसे। टोटल इतने टाइप के ग्राफ हमारे इस चैप्टर के अंदर क्या है, पॉसिबल हैं। टोटल इतने टाइप के हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन आज जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। के का फॉर्मूला क्या होगा, आर नोट माइनस आर बाय टी। मान लो एग्जामिनर ने हमसे ग्राफ बनवाया के में और टी में। अब देखिए ध्यान से, हमारा वेरिएबल क्या रहेगा के, तो इसको हम लिखेंगे y, दूसरा वेरिएबल x है तो इसको हम क्या लिखेंगे x, बाकी सारे कांस्टेंट को m। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा ऐसे। हमसे एग्जामिनर के में और किस में ग्राफ बनवा सकता है, r नोट में। तो यहाँ पर देखिए अब t से डिवाइड करेंगे इसको भी, यहाँ r बाय टी, के वेरिएबल है तो इसको हम क्या मानेंगे y। अब आर नोट हमारा वेरिएबल है तो इसको हम क्या मानेंगे x, और इसके साथ 1/t इसको हम क्या मानेंगे m, और ये सारा कांस्टेंट इसको हम क्या मानेंगे c। अब स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इंटरसेप्ट थोड़ा नीचे से यहाँ से उठाएंगे, स्लोप क्या रखेंगे पॉजिटिव, और जो हमारी ये स्लोप की वैल्यू आएगी m की वो क्या होगी 1/t। इस टाइप का ग्राफ एग्जामिनर हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा वो किस प्रकार का ग्राफ हमसे बनवा सकता है, वो देखिए ध्यान से। वो हमसे ग्राफ बनवा सकता है के में और आर नोट तो हमने कर लिया, आर में बनाएगा, दो वेरिएबल हो गए। इस वेरिएबल को क्या हम लिखेंगे हम y, टी इसके नीचे है ना, ये तो कांस्टेंट है तो इसको हम क्या मानेंगे c, इसके नीचे भी t है तो उसको हम क्या मानेंगे m, और इसको क्या मानेंगे x। अब इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा पॉजिटिव, स्लोप हमारी नेगेटिव। तो इस टाइप का हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। टोटल इतने ही प्रकार के ग्राफ यहाँ पर हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, वहीं से उठाना शुरू करेंगे, डी आर बाई डी टी के आर की पावर एन। अब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो एन की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे। यहाँ पर डाटा पुट करेंगे, क्या बनेगा डी आर बाई डी टी के ऐसे कैसे, आर नो ऐसे कैसे, एन की प्लेस पे 1, इसको इस साइड लेके आएंगे डी आर बाई, अब देखो आर को यहाँ लेके आएंगे के ऐसे कैसे, डी टी डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई, दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखिए अगर किसी चीज़ का डेरिवेशन हो और वही चीज़ नीचे और उसका इंटीग्रेशन हो, तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, वैल्यू हमारी लॉगरिथम में चली जाती है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारा ln r, इसका हमने किया ही था के टी प्लस सी, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन 1 है यहाँ कंडीशन लगाते हैं, जब टाइम हमारा 0 था, आर नोट हमारी किसके बराबर थी, आर की बची हुई कंसंट्रेशन के बराबर थी। डाटा पुट करेंगे यहाँ ln ऐसे कैसे, आर के प्लेस पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा आर नोट के डी टी ऐसे कैसे, और टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी ln आर नोट, और सी की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास क्या है ln r है पहले ही, यहाँ बराबर का निशान के टी प्लस सी के प्लेस पे ln आर नोट माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, आर नोट माइनस ये ln r इसके बराबर हो गया के टी।
अब हम आगे क्या करेंगे, log a माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। log a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b, ये log ही है, नेचुरल लॉगरिथम है, तो उसका फॉर्मूला होगा log a बाई b। तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ln, ये क्या है, a बाई b, इसके बराबर हो गया के टी का, के की वैल्यू निकालेंगे ln t बाई log आर नोट बाई आर। ये नेचुरल लॉगरिथम है, अगर इसको हम कॉमन लॉगरिथम में बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें जस्ट मल्टीप्लाई करनी होगी किससे, 2.303 t लॉग कॉमन लॉग जिसका बेस क्या होता है हमारा 10 आर नोट बाई आर। ये हमारा है इंटीग्रेटेड रेट का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट है वो एपी सीरीज को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग मिस्टेक मत करना, क्वेश्चंस में बोल देंगे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन 25% 10 मिनट में कंप्लीट होती है, तो 50% कितने मिनट में कंप्लीट होगी। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर 20 मत कर देना, यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। क्वेश्चन में क्या मिल सकती है आप लोगों को, मिस्टेक हो सकती है। आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो कभी भी एपी सीरीज को फॉलो नहीं करती। अब हम इसका निकाल लेते हैं हाफ लाइफ, जो हमारे पास log आर नोट बाई आर 2.303 डिवाइड बाई टी, इसके बराबर है के। आर नोट क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो आर है हमारा क्या है बची हुई कंसंट्रेशन। अब देखिए जब हमारा रिएक्शन हाफ कंप्लीट होगी, टी हाफ निकालेंगे, तो जो आर नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल की क्या रह जाएगी हाफ, जो फाइनल कंसंट्रेशन की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी हाफ। डाटा पुट करेंगे के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉगिथम आर नोट डिवाइड बाई आर के प्लेस पे आर नोट बाई 2, तो 2 नीचे था वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। log 2 की वैल्यू पुट करोगे कितनी आएगी log 2 की वैल्यू, वो देखिए आप लोग, वो आएगी 0.3010। कैलकुलेशन करोगे 0.93 डिवाइड बाय टी हाफ, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट का फॉर्मूला है फॉर हाफ लाइफ, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, चाहे जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट हो या फर्स्ट का, यहाँ से 4 नंबर मिलते हैं। सीबीएसई में आता है न्यूमेरिकल्स, और एचबीएसई में उसमें आता है इक्वेशंस को प्रूव करना। तो ये अगर आप लोग ये 2 इंटीग्रेटेड रेट कर लेते हो तो न्यूमेरिकल तो मेरे को करवाने की कोशिश करेंगे, हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट की ही क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ देख लेते हैं, जैसे 2.303 टी लॉगिथम आर नोट बाय आर। एग्जामिनर हमसे ग्राफ बनवा सकते हैं। पहला ग्राफ पहले टाइप का ग्राफ के में log आर नोट बाई आर, इसमें ग्राफ बनवाएगा। ये वेरिएबल है, इसको क्या मानेंगे y, ये वेरिएबल के आगे क्या है कांस्टेंट है, इसको हम क्या मानेंगे m, और सारे को क्या मानेंगे x। तो y इज इक्वल टू mx, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और जो ये हमारी स्लोप होगी वो क्या होगी 2.303 बाई टी। दूसरे टाइप का ग्राफ कैसे बन सकता है, एग्जाम्पल हमसे log आर नोट में बनवा लें, के में और आर नोट में, तब आपको इसको खोलना पड़ेगा 2.303 बाई टी log आर नोट माइनस log आर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2.303 डिवाइड बाई टी लॉगिथम आर नोट माइनस 2.303 टी लॉगिथम आर नोट बाई log आर। बस क्या होगा आपका यहाँ पे log
आर। सबसे पहले आपने ही log a माइनस बी का फॉर्मूला खोला हमने और कुछ भी नहीं किया, फिर 2.303 के अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई। अब हम वेरिएबल देख लेते हैं। वेरिएबल हमारा log r है तो इसको हम क्या मानेंगे x, इसके आगे इसको हम क्या मानेंगे m, बाकी सारे को हम क्या मानेंगे c, और इस वाले वेरिएबल को k को हम मानेंगे y। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, मतलब पॉजिटिव हमारा क्या होगा, स्लोप होगा, नेगेटिव हमारा इंटरसेप्ट। और ये अब की बार एचटेट में भी आया हुआ था क्वेश्चन, और जो एचटेट की में तो गलत था लेकिन बाद में मजबूरी में बेचारों ने ठीक किया था। तो सी इंटरसेप्ट नेगेटिव नीचे से लेंगे ऐसे, और जो हमारा स्लोप होगा वो क्या है, पॉजिटिव। और स्लोप की हमारी वैल्यू क्या होगी, 2.303 टी log r। ये वाली हमारी किसकी वैल्यू होगी, स्लोप की वैल्यू होगी। और वो हमसे किस प्रकार का ग्राफ बनवा सकते हैं, log r नोट माइनस log r 2.303 डिवाइड बाई टी के। वो हमसे ऐसा ग्राफ बनवा सकते हैं के में और किस में, टी में। तो ये तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे। वो के में और अब किस में भी ग्राफ बनवा सकता हमसे, आर में, log r में। आर में तो रहने दो। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 2.303 टी log r नोट माइनस 2.303 टी log r। अब हमारा r वेरिएबल है तो इसके आगे वाली वैल्यू को हम m लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, x। और जो हमारा इंटरसेप्ट है ये वाला, ये क्या है, पॉजिटिव, इसको हम लिखेंगे c। और यहाँ पर जो k था उसको क्या लिखेंगे, y। तो y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव, स्लोप हमारी नेगेटिव। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का। और टोटल इतने ही प्रकार के एग्जामिनर हमसे क्या बनवा कर देख सकते हैं, ग्राफ बनवा कर देख सकते हैं। वैसे हाफ लाइफ का अगर ग्राफ बनाओगे वहां तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा केस, तो वहां पर तो एक ही ग्राफ बनेगा, ये वाला कॉन्स्टेंट ग्राफ। बाकी इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जीरो ऑर्डर की बात करें चाहे फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, इससे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे नेक्स्ट वीडियो से पहले आप लोगों को लॉगरिथम वैल्यू का यूज करना आना चाहिए कि लॉगरिथम टेबल को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैंने भी इस पे लॉगरिथम टेबल पे और एंटी लॉगरिथम टेबल पर वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप लोग हमारे चैनल का यूज कर उनको देख सकते हैं, या फिर आप लोग कहीं से भी सीख कर आइएगा ताकि हम इसके न्यूमेरिकल्स को आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।